हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधुनिक भारत की पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 20 से 22 पुस्तकें देखने को मिल जाएगा, जिससे एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से कुछ पुस्तकें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, तो आप सभी को याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अरविंद घोष की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अरविंद घोष की दो पुस्तकें कौन सी हैं। न्यू लैब्स फॉर ऑल्ड, इसके बाद लाइफ डिवाइन। ये दोनों पुस्तकें किसकी है? अरविंद घोष जी की है। नेक्स्ट पुस्तक है हमारा हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये दोनों पुस्तकें किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। और महात्मा गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम है? हरिजन पत्रिका किसकी है? तो यह पत्रिका भी महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं नील दर्पण, यह किसकी पुस्तक है? तो दीन बंधु मित्रा जी की है। इसके बाद इंडिया बिंग्स फ्रीडम, इंडिया बिंग्स फ्रीडम, यह अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। पांथेर पांचाली, यह विभूति भूषण जी की पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है हमारा इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसकी है? वैलेंटाइन सिरोल की यह पुस्तक है। और वैलेंटाइन सिरोल ने ही तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसकी है? तो यह भगत सिंह जी की पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तीन महत्वपूर्ण दो पुस्तक है। एक पुस्तक है भारत एक खोज और विश्व इतिहास की झलक। ये दोनों पुस्तकें किसकी है? तो ये दोनों पुस्तकें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट देख लेते हैं आनंद मठ। आनंद मठ जो है किसकी पुस्तक है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। इसके बाद द इंडियन स्ट्रगल ऑन क्रॉस रोड, ये दोनों पुस्तक किसकी है? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक हमारा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? तो यह दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन बेदाज, यह किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, यह किसकी पुस्तक है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। अनहैप्पी इंडिया, यह किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय जी की। नेक्स्ट और आज का आखिरी बुक देख लेते हैं नेशन इन मेकिंग, यह किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है नेशन इन मेकिंग। अब हम अपने करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। ठीक है, तो आज की तारीख है 21 अप्रैल और आज के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देख लेते हैं आज के अपने पहले महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 69वें सत्र का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता का किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सऊदी अरब को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच 2025 में इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो सऊदी अरब करने वाला है। किस क्रम का है? तो 69वें क्रम का है, क्योंकि सऊदी अरब में महिलाओं को ज़्यादातर अधिकार नहीं दिए गए हैं, महिलाओं पर अधिकतर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसीलिए यूएन द्वारा जो है अब की बात 69वें क्रम के संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? सऊदी अरब को सौंपी गई है। सऊदी अरब के जो है यूएन में राजदूत कौन है? अब्दुल अजीज अल वासिल हैं। ठीक है, तो ये जो है अध्यक्षता करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच का 2025 में। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच का 68वें क्रम की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी 2024 में फिलीपींस के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। अब देख लेते हैं सऊदी अरब की राजधानी का क्या नाम है? रियाद। ब्राज़ील की राजधानी का नाम ब्राज़ीलिया। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला। नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं कि जो G20 2023 की अध्यक्षता किसने करी थी? तो भारत ने किया था। और G20 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो यह ब्राज़ील करने वाला है। SCO 2023 का अध्यक्षता कौन था? तो यह भी इसकी भी अध्यक्षता भारत ने करी थी। और ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करने वाला है 2024 में? तो रूस करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न आप सभी के लिए लल्लन टॉप प्रश्न में, हाल ही में ब्रिक्स में किस देश ने शामिल न होने की घोषणा करी है? तो मैंने सभी देशों को लिख दिया है जिसने अभी हाल ही में ब्रिक्स की
सदस्यता ग्रहण करनी है। तो आपको इसमें से बताना है कि किसने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा करी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? तो यह साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। तो और बाकी के 3 देश जो है कहाँ के हैं? सेंट्रल एशिया के हैं, यानी एशिया महाद्वीप के देश हैं। और इसके बाद 2 देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। ऐसे आप याद करेंगे, 3 देश जो है एशिया महाद्वीप के और 2 देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के। इन 5 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता ली है, जबकि अर्जेंटीना ने अभी के लिए फिलहाल मना कर दिया है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी को। तो ये किस क्रम के हैं? ये 16वें क्रम के हैं। और बात करें पहले कौन थे, तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी, और 15वें वर्तमान में कौन है? तो अरविंद पनघड़िया जी हैं। इनका कार्यकाल जो है अप्रैल से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए सैंड्स ऐप को विकसित किया गया है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या फिर कहें अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इसका समापन कहाँ किया जा रहा है? तो रोम इटली में किया जा रहा है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है यह 2023 को घोषित किया गया था। तो इसे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कहिए, या इसे मोटा अनाज कहिए, या मिलेट्स कहिए, या श्री अन्न कहिए। तो ये तीनों जो है एक चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और कब घोषित किया गया था? तो 2023 में इसे घोषित किया गया था। अभी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ किया गया है? रोम इटली में किया गया है। और रोम में ही FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी है। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ किया जा रहा है? रोम इटली में किया जा रहा है। और रोम में ही FAO का हेडक्वार्टर भी है। भारत ने अपना श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था हैदराबाद में। 2024 किसका वर्ष है? मैंने बताया 2023 जो है मोटा अनाज का वर्ष कहिए, मिलेट्स का कहिए, या फिर बाजरा वर्ष का कहिए, तो 2023 था। जबकि 2024 किसका वर्ष है? तो यह ऊँटों का वर्ष है। नेक्स्ट हमारा है, अभी जो है कोच्चि में केरल में अभी एक जो है सम्मेलन हुआ है, मेघयान सम्मेलन 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो कोच्चि केरल में किया गया है। इसमें मौसम संबंधी जानकारी को साझा किया जाएगा, ठीक है, कि आने वाला मानसून हमारे भारत में किस प्रकार से रहेगा। तो इसका मेघयान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कोच्चि केरल में किया गया है। नैरोबी देखते हैं, यह किसकी राजधानी है? तो केन्या की राजधानी है। और नैरोबी में ही किसका मुख्यालय है? तो UNEP का मुख्यालय है। इसके बाद देखिए जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो ILO, WTO, WHO, WEF का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इन चार संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में है, जबकि UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है ललन टॉप प्रश्न में, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होता है? तो यह होता है भारत और UAE के बीच में। 2024 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर BR कम्बोज जी को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट जो है किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स कंपनी का यह रॉकेट है, ये आप याद रखेंगे। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो एलन मस्क हैं। कौन है? तो एलन मस्क हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी। तो बताना है कि 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में 10 दिवसीय मेगा अभ्यास कौन सा प्रारंभ करने वाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, गगन अभ्यास। इसके बारे में देखते हैं, गगन शक्ति अभ्यास यह भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। यह 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में होने वाला है और यह पूरे भारत के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। अगर अभी पूछे कि गगन अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया है, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यह पोखरम राजस्थान से स्टार्ट होगा। इसके बाद पूरे भारत में
महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे आपका हो जाएगा मिजोरम में भी होगा, चेन्नई के पास भी होगा, आपका राजस्थान में तो हो ही रहा है, इसके बाद मेघालय में भी होगा। ऐसे ऐसे करके पूरे भारत में इसका जो है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो गगन शक्ति अभ्यास किसका अभ्यास है? तो गगन से हो जाएगा आपका आसमान, यानी कि वायुसेना का ही यह अभ्यास है, जैसा कि आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, और कहाँ से शुरू हो रहा है? तो यह शुरू हो रहा है पोखरण राजस्थान से। 10 दिन का फेस्टिवल, 10 दिन का यह जो है क्या है, अभ्यास है। अगर बात करें कि भारत में एक फेस्टिवल है जो कि 10 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाता है, जिसे कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। और यह किस राज्य का फेस्टिवल है? जो है नागालैंड का है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड राज्य को जो है असम से काटकर अलग बनाया गया था 1963 में। इसीलिए 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अलग राज्य बनने की खुशी में मनाया जाता है। इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में ही है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं? तो महाराष्ट्र की नियुक्त की गई हैं। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो यह सही जवाब हो जाएगा मालदीव। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू। कौन है? मोहम्मद मुइज्जू जो है मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों को निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो कर दिया है? तो आपको बताना कि उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेशों पर किस देश ने वीटो कर दिया है? तो आपको पता है कि अमेरिका और रूस के बीच इस बीच जो है बन नहीं रही है, तो इसलिए अमेरिका कोई भी प्रस्ताव लेकर आता है यूएनओ में तो रूस के द्वारा या फिर चीन के द्वारा उस पर जो है वीटो कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में जो है, यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? तो 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, यानी कि अगर कोई भी देश जो है यूएन में कोई फाइल लेकर आता है, किसी भी संबंधित से लेकर कोई फाइल लेकर आता है, अगर ये 5 देश अगर इनमें से कोई एक इस फाइल पे जो है अगर वीटो लगा देता है तो वो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो नियम कानून पूरे विश्व में लागू नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है अमेरिका के द्वारा यहाँ पर आपका हो जाता है उत्तर कोरिया में उसके जो निगरानी कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक फाइल लेकर आ रही थी, लाया गया था, तो उस पर जो है वीटो किसने कर दिया है? तो वीटो कर दिया है रूस के द्वारा वीटो कर दिया गया है। ठीक है, तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो करने की पावर होती है, उनमें से रूस, यूएसए, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के 5 देश हैं। जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने बताया कि रूसों ने वीटो कर दिया है, रूस ने वीटो किया है उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों पर निगरानी करने वाले कमेटी पर। ठीक है, जो कमेटी का गठन किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, उस पर रूस ने वीटो कर दिया है, यानी कि अब वह कमेटी का गठन नहीं होगा। और रूस ने क्या आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया का गला घोटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मकसद तो कोई दूसरा है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से जो है जब से यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद बना है, और यूक्रेन को उकसाने वाला कौन था? तो अमेरिका था। ठीक है, तो इसी प्रकार से अमेरिका की रूस से अब बिल्कुल भी नहीं बन रही है। इसलिए अगर यूएनओ में कोई भी बिल या फिर कोई भी एक्ट आता है तो उस पर जो है वीटो कौन करता है? या तो रूस कर देता है या फिर चीन कर देता है, क्योंकि ये दोनों जो है अस्थायी सदस्य हैं यूएन महासभा के। अब देखते हैं हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांगचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोनों प्रोडक्ट किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो अलवारो ने मचाई है मेडागास्कर में, और यह जो है द्वीप किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में है। ठीक है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है। यहीं पर 2024 का पहला चक्रवात अलवारो आया था। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह फ्रांस के बने हैं। अगर बात करें फ्रांस के
आपके प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि हमारे गणतंत्र दिवस के 2024 के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GEM। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पहला नंबर है कोनेप्स का। कोनेप्स कहाँ की कंपनी है? तो यह कोरिया की है। ठीक है, अब पूछेंगे उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया, तो आप देख सकते हो, आपको खुद भी अगर थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोरिया जो है प्रोडक्ट उत्पादन कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वह साउथ कोरिया कर रही है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है मिसाइल वगैरह के क्षेत्र में है और वहाँ पे तानाशाही चलती है, तो यहाँ पे कोई इस तरह की कंपनी नहीं रहती है। ठीक है, कि जो कि विश्व में पहला स्थान प्राप्त करे, और इस पर जो है अमेरिका की भी नज़र रहती है उत्तर कोरिया पर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पहले नंबर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कोनेप्स है, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो BGE, इसे कह सकते हैं GBIZ, ये कहाँ की कंपनी है? तो यह सिंगापुर की दूसरे नंबर पर है। और तीसरा अपने भारत की है, जिसे कहते हैं GEM, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदने के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म कौन सा है? GEM है। ठीक है, और ये जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। अगर बात करें GEM जो है किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और GEM की स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। शेयर मार्केट में देखें तो भारत की रैंक है 4, और वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक है 4 नंबर पर। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता टीम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी है। नेक्स्ट प्रश्न, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी हवाई अड्डा है, और यह कहाँ का हवाई अड्डा है? तो सिंगापुर का है। किसके अनुसार? तो स्काई ट्रैक्स के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है चांगी हवाई अड्डा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो 22-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोका गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में रोका गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान इसके तहत जो है लगभग 60,000 बाल विवाह रोके गए हैं 2022 से 23 में। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है, इस टोटल डाटा के अनुसार इसका जो है 26% लड़कियां जो है 10 से 14 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में इस प्रकार के बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, तो बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 बनाया गया है, जिसके तहत लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष घोषित की गई है और लड़कों की उम्र जो है 21 वर्ष घोषित की गई है। इसी मामले में अगर इसी एक्ट के अनुसार देखा जाए तो बाल विवाह रोकने के मामले में पहला स्थान बिहार का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है और तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह रिपोर्ट जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये साल में 4 बार आता है, तो इसका कोई उपयोग ज़्यादातर है नहीं फिलहाल, लेकिन अगर पूछ रहा है तो भारत की रैंक फिलहाल अभी क्या है, तो भारत इसमें जो है 80वें स्थान पर है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो मिलन 2024 आयोजित होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है, इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक यह पुल बना है? तो इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ठीक है, 21.8 किलोमीटर, जो कि मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच में अटल सेतु पुल का निर्माण किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो 2025 में जो 9वें क्रम का एशियाई शीतकालीन खेल होगा उसका शुभंकर का नाम है बिन बिन नी 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 नी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वय काम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो
आपको बताना है शताब्दी मतलब होता है कि 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में जो है वैकाम सत्याग्रह किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में, क्योंकि यह जो है सत्याग्रह कहाँ पे शुरू हुआ था, केरल में शुरू हुआ था। वैकाम सत्याग्रह कहाँ हुआ शुरू हुआ था, तो यह केरल में शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1925 में। अभी जो है इसका 100 साल पूरा होने की खुशी में जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया, कब हुआ था, तो 30 मार्च 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि इसको सेलिब्रेट किया गया था। वैकाम सत्याग्रह क्यों हुआ था 1925 में, क्योंकि उस टाइम पे जो कह सकते हैं जो निचली जाति थी उनको जो है मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोका गया था। तो इसी प्रकार की छुआछूत को समाप्त करने के लिए वैकाम सत्याग्रह कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था 1925 में। और एक शताब्दी पूरा होने की खुशी में जो है 30 मार्च को यह सेलिब्रेट किया गया है, यह आपको याद रखना है। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सविता कंसवाल जी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में, तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। तो लैंड श्रेणी में किसे दिया गया है, सविता कंसवाल जी को दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो फीफा के हेड हैं जियानी इन्फिंटनो। इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से यूएई ने सम्मानित किया है। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है, तो एशिया का यह 5वां है और भारत का अपने पहला है। पेंच नेशनल पार्क, यह जो है क्या है, तो यह डार्क स्काई पार्क है। इसे एशिया में पहला 5वां स्थान और भारत में पहला स्थान दिया गया है। अगर बात करें कि यह किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ होगी, तो यह दावोस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। और 30 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2024 यह कब मनाया जाता है, तो यह 30 मार्च को मनाया जाता है। यह अब की बार इसका दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस पहली बार कब शुरू किया गया था, तो 2023 में शुरू किया गया था। अगर बात करें दूसरी बार, तो यह भी 30 मार्च को होता है। अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो 2024 में इसकी थीम रखी गई है शून्य अवशिष्ट आंदोलन। तो यह आपको थीम याद रखना है। और 30 मार्च कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है थीम शून्य अवशिष्ट आंदोलन, यह भी याद रखना है। अब देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रारंभ हुआ बीकानेर राजस्थान में। और ऊँटों के ऊपर जो दरी रखी जाती है या फिर जो कह सकते हैं चद्दर चढ़ाया जाता है उनकी पीठ पर, उसे क्या कहते हैं, उसे उस्ता कला कहते हैं। और अभी हाल ही में उस्ता कला को भी जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो धानु यात्रा, रज पर्व, ये सभी फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं, उड़ीसा में होते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पर्यटकों को लुभाने के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होता है, तो हर साल यह होता है गोवा में। इसके बारे में देखते हैं, तो सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह गोवा में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो कोंकणी प्रवासी यानी कि जो गोवा के लोग हैं किसी बाहर देश में या फिर किसी अदर राज्य में जॉब करने या फिर किसी कारणवश गए हैं, तो उनको वापस बुलाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो लोगों को बुलाने के लिए सिग्मो उत्सव का आयोजन गोवा में किया जाता है। और यह फेस्टिवल जो है 14 दिन तक अलग अलग स्थानों पर गोवा के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है ढेकनी और फुकड़ी नृत्य भी किया जाता है। ढेकनी और फुकड़ी नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो गोवा में किया जाता है। एक फेस्टिवल और आपको याद रखना है, साओ जोजो आओ, यह फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये भी गोवा का है। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो लियोनेल मेसी को दिया है। और अगर बात करें ये किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं, जो कि अभी ब्रिक्स का सदस्य होने से इनकार भी कर दिया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो सुमित नागल है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाला सबसे उम्र दराज विजेता कौन बना है, तो रोहन बोपन्ना जी बने हैं। तो जो है
आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना है, ये भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह सुमित नागल बने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो कंपाला में होगा, जो कि युगांडा की राजधानी है। 10वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो जॉयश्री दास वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और किसने किया था, तो घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर जी ने फिक्की की स्थापना करी थी। वर्तमान में फिक्की के हेड कौन है, तो डॉक्टर अनीस शाह इसके वर्तमान में हेड हैं। तो ये तो हो गई पुरुषों वाली बात कि पुरुषों जो फिक्की का पुरुष अध्यक्ष है कौन है, तो डॉक्टर अनीस शाह जी हैं। और फिक्की में महिला संगठन की अगर पूछे स्थापना कब की गई थी, तो महिला संगठन की स्थापना की गई थी 1983 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और फिक्की के जो महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है वो बनी है जॉयश्री दास वर्मा जी बनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो पुरुषों में अनीस जी और महिलाओं में जयश्री दास वर्मा जी हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, तो सर्वशक्ति है। ये थोड़ा सा गलत है, रा लिख दिया मैंने, बट ये रहेगा सा, ठीक है। तब सर्वशक्ति शुरू किया गया है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो XCJI रंजन गोगोई जी को किया गया है। और इन्होंने एक मुख्य फैसला सुनाया था, राम जन्मभूमि विवाद का मामला किस कोर्ट मतलब किस जज ने सुनाया था, तो जस्टिस जो है रंजन गोगोई जी ने सुनाया था, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर काच्छी खरेक को GI टैग दिया गया है, तो यह है काच्छी खरेक किस राज्य का, गुजरात का है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी है, तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। और सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन और साथ में ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और गायत्री मंत्र के अंतर्गत आज हमने आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे गायत्री मंत्र के साथ और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।